वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स की क्वेश्चन आंसर। और ये आपकी जो बुक है सेकंड बुक मोमेंट्स, उसका फोर्थ लेसन है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब होता है कि मूर्खों के साम्राज्य में। और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया भी था और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे और इसका जो लॉन्ग आंसर है इसको समझेंगे सबसे पहले, और इसमें क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो राजा के दरबार में जिनको पेश किया गया, एंड गिव रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। और आपको कारण बताने हैं फॉर देयर ट्रायल, कि उनको क्यों ट्राई किया गया, क्यों उनको वहाँ पे बुलाया गया था। तो देखिए सबसे पहले जो लाइन है, हम सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी लेसन को, उसका नाम क्या है और वो किसने लिखा है। तो द लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स वॉज रिटन बाय A.K. रामानुजन। तो ये जो लेसन है जिसका नाम इन द किंगडम ऑफ फूल्स है, ये A.K. रामानुजन के द्वारा लिखा गया था। दिस लेसन इज अबाउट ए किंगडम। ये लेसन एक साम्राज्य के विषय में है। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, एक ऐसे साम्राज्य के विषय में है वेयर द पीपल स्लीप इन डे एंड दे वर्क होल नाइट। जहाँ पर वे सब लोग रात में तो दिन में तो काम करते थे, दिन में सोते थे। वे दिन में दे ना, द पीपल स्लीप इन डे, वे सारे लोग जितने भी थे वे दिन में सोते थे। एंड दे वर्क होल नाइट, और वे पूरी रात भर काम करते थे, ऐसा होता था। द कोस्ट ऑफ एवरी थिंग वॉज ओनली सिंगल दूदू। और वहाँ पर जो हर वस्तु थी उसकी जो कीमत थी वो एक दूदू थी। दूदू एक करेंसी का नाम है, एक जो मुद्रा है उसका नाम बताया जा रहा है जो वहाँ पे चलती थी। वन डे द गुरु एंड द डिसाइपल केम देयर। एक दिन की बात है, द गुरु एंड डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। गुरु और शिष्य वहाँ पर आए। दे वेयर रिप्रेज्ड टू सी इट, और वे वहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि ये सब क्या हो रहा है। आपको भी आश्चर्य होगा अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे दिन में सब लोग सोते हैं और रात को काम करते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर हर वस्तु का मूल्य एक ही हो। तो हर कोई ऐसी जगह जा कर के बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज होगा ही होगा। आगे देखिए क्या होता था। डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे देयर। डिसाइपल ने वहाँ पे ही रुकने की कोशिश की, वहाँ पे ही रुकने का डिसाइड किया। क्यों क्या? क्योंकि बट गुरु लेफ्ट द सिटी, लेकिन जो गुरु था वो समझदार था, उसको ज्ञान था इन चीज़ों का, और उसने उसी समय उस शहर को छोड़ने का निश्चय किया। अब देखिए आगे क्या होता है। वन नाइट अ थीफ ब्रोक द वॉल ऑफ द रिच मर्चेंट। एक रात की बात है कि एक चोर ने द वॉल ऑफ द रिच मर्चेंट, कि एक धनी व्यापारी था, उसने उसकी दीवार को, वो दीवार जो थी वो उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण क्या हुआ, व्हेन ही वाज कमिंग आउट, और जब वो वहाँ पर आया तो क्या हुआ, द वॉल फेल डाउन, वो पूरी की पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड ही डाइड, और वो मर गया। हिज ब्रदर केम टू द किंग, और उसका भाई था वो राजा के पास आया। ही रिक्वेस्टेड टू डू द जस्टिस, और उसने न्याय मांगा, और उसने निवेदन किया कि उसके साथ, उसके भाई के साथ न्याय किया जाए। अब देखिए इसमें आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक चोर जिसने एक चोरी करने की कोशिश की, दीवार को तोड़ने की कोशिश की, दीवार को तोड़ भी दिया, और जब दीवार तोड़ करके सारी चोरी करके वो सामान को बाहर निकाल करके आ रहा था, तभी उसी समय दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक चोर का भाई राजा के पास न्याय मांगने के लिए जा रहा था। तो ये बड़ा अजीब चीज़ ही आप इसमें पढ़ रहे होंगे। आगे देखिए क्या होता है। देखिए अगले जो पार्ट हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलो तो देखिए इसमें देखिए, द किंग वॉज अनेबल टू डू द जस्टिस। जो राजा था वो पूरी तरह से अनेबल था, असमर्थ था कि ऐसे समय में कैसे न्याय किया जाए। जैसे आप लोग भी इस समय कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं ये क्या हुआ, तो ये जो राजा था वो भी इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। सो ही कॉल्ड द रिच मर्चेंट, द ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल एंड द गोल्ड स्मिथ। इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को अपने दरबार में बुलाया। पहले बुलाया द रिच मर्चेंट, सबसे पहले धनी व्यापारी जिसकी दीवार गिरी थी उसको बुलाया। द ब्रिकलेयर, जो राज मिस्त्री होते हैं उनको बुलाया। द डांसिंग गर्ल, जो कि एक नाचने वाली नर्तकी होती है, नाचने वाली लड़की होती है, उसको बुलाया। एंड द गोल्ड स्मिथ, और जो कि सुनार होता है उसको बुलाया। ईच ऑफ देम गेव प्रॉपर रीजन टू सेव वन सेल्फ। उनमें से हर किसी ने अपने आप को बचाने के लिए कारण बताए।
और वैलिड कारण बताए, एक बहुत ही वैध कारण बताए। फाइनली द रिच मर्चेंट वॉज डिक्लेयर्ड द रियल कल्प्रिट। अंत में राजा ने उस धनी व्यापारी को सबसे बड़ा दोषी पाया, सबसे बड़ा अपराधी पाया। द स्टेक वॉज प्रिपेयर्ड, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेक बनवाया गया। स्टेक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी अपराधी को फांसी दी जाती है, तो एक उसकी व्यवस्था कराई गई। बट द रिच मर्चेंट वाज अ थिन, लेकिन जो रिच मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा थिन था, बहुत ज़्यादा पतला आदमी था। ही वॉज नॉट फिट टू द स्टेक, और वो उस समय उस स्टेक के लिए पूरी तरह से फिट नहीं था, क्योंकि वो जो रिच मर्चेंट था बहुत ही पतला था, और जो जो फंदा था फांसी का वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसलिए राजा ने सोचा कि भाई इस पतले आदमी को फांसी देना तो सही नहीं है। ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य है, और मूर्ख के साम्राज्य में सब उल्टा होता है, सब अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, ये सब हुआ वहाँ पे। फाइनली देखिए क्या, फाइनली देखिए डिसाइपल वॉज अरेस्टेड, और जो वहाँ पे जो डिसाइपल था, वहाँ पे जो जो शिष्य था, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया। लकीली द गुरु केम देयर, और बड़े ही सौभाग्य से उसके गुरु वहाँ पर आ गए एंड सेव्ड हिज लाइफ, और गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को बचा लिया। तो ये सब एक लेसन है जो कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स की कहानी है, जो कि आपने पढ़ी होगी। और इस लॉन्ग आंसर के माध्यम से आपने बताने की कोशिश की है कि किन लोगों को उसके कोर्ट में, राजा की कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया था, कोशिश की गई थी कि अपराधी को पकड़ने के लिए। और फाइनली आपने इसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें पढ़ी होंगी कि भाई जो मेल कल्प्रिट तो जो था उसको ऑलरेडी वहाँ पे एक सज़ा मिल चुकी थी। जब किसी के घर में चोरी करने गया तो वो तो गलत है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने आप में उसको एक पनिशमेंट मिल चुका था। तो लेकिन राजा वहाँ का मूर्ख है, और उसको सारे जितने मंत्री हैं वे और भी ज़्यादा मूर्ख बनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इस लेसन में पढ़ी, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉल के थ्रू समझ सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो इसका तरीका है याद करने का वो ये है कि आप इसको बार बार रीड करें। रीड करने के बाद आप इसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, आपको लगता है कि इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं आता है, उसकी एक लिस्ट तैयार करें, और उसके बाद उसको हिंदी मीनिंग लिख करके फिर उसको लर्न करें, फिर इसको आप याद करें, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और आज आपका ये काम है 9th क्लास के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस काम को अच्छे से करके दिखाएंगे। थैंक यू।